नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में फिर से आप लोग का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आ रही हूँ। आप लोग को बहुत सारी कठिनाई हुई, इसके लिए सॉरी। अभी हुआ यूँ था कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पा रही। तो चलिए, अभी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आना चाहे वो आ जाए। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस, इसमें कुछ डिस्कस करेंगे और आज से हम लोग क्लास को अब कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही डिले हो गया आप लोग का, इसके लिए सॉरी। और आशा है कि अभी एग्जाम हम लोग का जुलाई में होगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएगा फॉर्म भरने का। हमको लगता है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, तो हम लोग के पास अभी टाइम है और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी क्लास 6 टू 12 तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल के थ्रू कर सकता है। जिनको भी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होती है या जो भी सीडी में पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। चैनल का नाम है लूसी लर्निंग लैब। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोग के पास गया नहीं, यूट्यूब पे भी सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग कि सारा कुछ क्लियर है। तो चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। चैप्टर 2 है, क्लास 8 का साइंस है और नाम है सूक्ष्म जीव। थोड़ा सा आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखेगा क्योंकि पहली बार लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लास्टर ओपन होने के बाद तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। तो चैप्टर है क्लास 8 का साइंस, चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव के मित्र और शत्रु क्या कौन कौन से होते हैं? मित्र एवं शत्रु यानी फ्रेंड्स और इनेमी। तो मित्र और शत्रु कौन कौन से होते हैं इनके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। मित्र और शत्रु बनाना तो हम लोग को बचपन से आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग को अपने आसपास
पौधे और जंतु सहित अनेक सजीव जीव देखते हैं, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को कुछ जीव ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे लोग कहते हैं ना दही में बैक्टीरिया होता है, लेकिन नग्न आंखों से हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी यंत्र के हम लोग नहीं देख सकते हैं कि दही के अंदर बैक्टीरिया होता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे वर्षा ऋतु में ब्रेड सड़ने लगता है, उसके अलावा रोटी सड़ने लगती है, इसके ऊपर जो सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं। घर में भी हम लोग देखते हैं कि रोटी रखते हैं, उसमें छोटे छोटे फंगस लग जाते हैं। उसके अंदर भी जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, और वो हम लोग साधारण आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप या अन्य यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही सब पढ़ना है। तो क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मिट्टी और पानी में भी छोटे छोटे जीव निकलते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कि कुएं का पानी हो या नलके का पानी हो, जहाँ पे पानी हम लोग लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, या कहीं पानी जम जाए तो उसमें भी जीव पनप जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते। तो नहीं देख सकते हैं उसके लिए किस तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव के कितने छोटे छोटे परत होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे दही में जो जीव होता है, दही में जो जीवाणु होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। ब्रेड में अगर फंगस लग जाए तो वो फायदेमंद नहीं होगा, रोटी में अगर फंगस लग जाए तो वो फायदेमंद नहीं होगा। तो इसमें कौन से जीवाणु हमारे मित्र हैं, कौन से दुश्मन हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा सके। बहुत दिनों से हम लोग क्लास नहीं कर रहे थे, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं क्लास लेने की हालत में नहीं थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो सूक्ष्म जीव है इसको 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग क्या क्या है? तो पहला है आपका जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और चौथा है शैवाल। ये सूक्ष्म जीव के 4 पार्ट्स हैं, 4 भागों में बांटा गया है। अब ये क्या क्या काम करते हैं इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब जैसे बात आती है विषाणु भी सूक्ष्म, विषाणु जो वायरस होता है वो भी बहुत सूक्ष्म होता है, परंतु वो अन्य जीवों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। वे केवल परपोषी नहीं होते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका उसका गुणन करते हैं। वो दूसरे के द्वारा, परपोषी माने क्या, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो कुछ सामान्य रोग, जैसे हम लोग को जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू, अधिकतर खांसी किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा, अब ये हम लोग को खांसी होगा, जुकाम होगा, ये सब जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। लोग नहीं कहता है कि वायरल फीवर है। अभी मौसम भी चल रहा है, थोड़ा सा खाना आप लोग इधर उधर खाइए तो तुरंत किसी का गला खसखसाने लगता है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को फीवर हो जाता है। तो ये सब विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु द्वारा ही होते हैं।
उसके अलावा आपको अतिसार, जिसको डायरिया, मलेरिया, ये किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजुआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड, टीबी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा सीटेट का जब क्वेश्चन पैटर्न सेट होगा तो आपको मैच दी फॉलोइंग दे देगा। एक तरफ बीमारी का नाम दे देगा और एक तरफ वायरस का नाम दे देगा या आपके सूक्ष्म जीवों का नाम दे देगा। उसके साथ आप लोग को मर्ज करना होगा कि क्या होगा, या कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु की वजह से होती है ये पूछ देगा। प्रोटोजुआ दे देगा, कवक दे देगा, जीवाणु, विषाणु, ये सब दे देगा। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि टाइफाइड, टीबी, ये सब जीवाणु द्वारा होते हैं। मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होता है। अब सबका छोटे छोटे जीवाणु का अलग अलग इमेज है। अब यहाँ तो चूंकि लंबा चैप्टर है, आप लोग को मैं इमेज नहीं बताऊंगी, मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, या जिनके पास भी एनसीईआरटी बुक है वहां से वो लोग देख सकते हैं कि स्पाइरल जीवाणु कैसे होते हैं, छड़नुमा जीवाणु कैसे होते हैं, अमीबा कैसा होता है, पेनिसिलियम कैसा होता है, राइजोपस कैसा होता है जो ब्रेड मोल्ड होता है। तो ये सब जीवाणु के प्रकार होते हैं। अब बात आती है कि जीवाणु तो प्रकार होते हैं, ये हम लोग जान गए, लेकिन जीवाणु जो है वो रहते कहाँ हैं? अब अचानक से ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बाहर निकले, जीवाणु तुरंत हम लोग को पकड़ लिया या वायरस पकड़ लिया। वो रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजुआ, अथवा बहुकोषीय जैसे काई, शैवाल। आप लोग देखते हैं जो कहीं बहुत दिन बारिश हुआ और कहीं जगह छोड़ दीजिए तो उसपे ग्रीन ग्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं काई लग गया है, तो वो होता है, वो बहुकोशिकीय होती है। बर्फीली शीत की वजह से या और किसी परिस्थिति बस लग जाता है, या मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। आप लोग देखते हैं जहां बहुत सारा दलदल, गीला मिट्टी हो, वहां भी वो एक परत ग्रीन शैवाल जैसा जम जाता है। वो भी क्या होता है? शैवाल होता है, काई, कवक होता है। और यह जो है ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में प्रवेश अंदर भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर बारिश हुई तो वहां सतह पे मिल गया। हम लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं के अंदर भी ये सारा कुछ पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं और कुछ स्वतंत्र रहते हैं। जैसे अमीबा जो है, अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है। अमीबा का आपको थोड़ा सा ऐसा इमेज होगा, ये अमीबा है, छोटे छोटे इसके बीच में पार्ट्स होंगे। ये अमीबा जो है यही एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है? अकेले रह सकता है। लेकिन शैवाल और जीवाणु जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। वो ग्रुप के साथ रहते हैं और उसी के साथ अटैक भी करते हैं। अब सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, कैसे वो महत्वपूर्ण है, कैसे लाभदायक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लूसी लर्निंग लैब चैनल पे जो भी नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मेरा सेटअप थोड़ा उतना ढंग का नहीं है, आप लोग को क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेटअप अच्छे से करके आप लोग जो भी मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इस चैनल का नाम लूसी लर्निंग लैब रखने का मतलब ही यही था कि हम और आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जितना पता था मैं चाहती थी कि आप लोग के पास शेयर कर सकूं। और उसके अलावा टीचमिंट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, www.lucylearninglab.teachmint.in। वहां से आप सारे क्लास का वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यू, सारा कुछ वहां अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। तो बात आती है कि सूक्ष्म जीव का और हमारे जीवन में क्या भूमिका है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। अब इसमें कौन से जीव हानिकारक होते हैं और कौन से जीव लाभदायक होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं।
मित्रवत सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं कि हमारे बहुत करीबी हैं, लोग नहीं कहते हैं वो मेरा मित्र है, मित्रवत जैसा व्यवहार है, फ्रेंड सर्किल का है, तो वो सूक्ष्म जीव कैसा होता है वो देखते हैं। विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है मित्रवत सूक्ष्म जीव का। इनका उपयोग जैसे आपको बताया ना, दही में जो पाया जाता है, दही हुआ, ब्रेड हुआ, केक बनाने में जो भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है वो मित्रवत होता है। प्राचीन काल में से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों के थ्रू ही है और ये प्राचीन काल से होते आ रहा है, अभी भी होता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग को बता दें, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, सब्जी के छिलके, जंतुओं के अवशेष, ये सब क्या है, अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये हानिकारक पदार्थ बनाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग जो होता है औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि के लिए। जैसे हम लोग खाद बनाते हैं, आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि गाय के गोबर को इकट्ठा कर करके बहुत दिनों तक जमा करके हम लोग खाद बनाते हैं, फिर जाके उसको खेत में डालते हैं, तो वो हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। तो ये सब क्या है, हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, मतलब मुझे हानि नहीं पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। अब दही और ब्रेड का बनना, दही में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। तो वो सूक्ष्म जीव जो है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दही बनाने में या दही किस जीवाणु से बनता है। दही जो है किस जीवाणु से बनता है, तो इसको यहाँ लैक्टोबैसिलस, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि काम दे। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो पूछेगा कि दही किस जीवाणु से बनता है, या ये पूछ सकता है आप लोगों से कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग, ये एग्जाम में भी आ सकता है, सीटेट में भी आया हुआ है एक दो बार, और आगे भी आ सकता है। अब जीवाणु जो है, पनीर है, जीवाणु पनीर आपका अचार, अन्य खाद्य पदार्थों में भी सहायक होता है, जैसे रवा, सुजली, इडली, भटूरे, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संगठक है किसका, दही का। इडली भटूरे ये सारा कुछ हम लोग दही से ही बनाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, मित्रवत है। यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली डोसा बनता है। अब इसमें एक आध क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिस दिन मैं डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोग का लूंगी उस दिन मैं बता दूंगी। अभी जानकारी के लिए बता देती हूँ, जैसे हम लोग, आप लोग को याद है भटूरा बनाते हैं, या घर में छठ पूजा के समय हम लोग ये बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, या आप लोग को बता दें इडली बनाए या दही बड़ा बनाए। तो दही बड़ा बनाने के लिए जो हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं, उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के, बेकिंग सोडा डाल के, और थोड़ी देर के लिए हम लोग 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि उसमें खमीर उठाए और वो अच्छा फूले। तो वो भी क्या होता है, इष्ट तीव्रता से जन्म करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जिससे गैस का जब बुलबुला बनता है तो वो खमीर उसका आयतन क्या करता है, बढ़ा देता है। मान लीजिए दही बड़ा इतना छोटा बनना हो तो वो बड़ा बन जाता है, फूल के बड़ा बन जाता है। या जब मैदा में लगा डाल के हम लोग रखते हैं, जिससे हम लोग ब्रेड, पेस्ट्री ये सब बनाते हैं, तो उसमें भी इष्ट का, खमीर का यूज किया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों का ये तो था हमारे जीवन में क्या उपयोग है।
अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक क्या उपयोग है, इसको देखते हैं कि बड़े स्तर पे इसका क्या उपयोग होता है। तो बड़े स्तर पे एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड जो होता है उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके पहले भी बताया, जैसे जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस को उपस्थित करके प्राकृतिक शर्करा में इष्ट द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। इसका डेमो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। उसको, उस प्रक्रिया को, जो उस एल्कोहल, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने का जो एक प्रक्रिया होता है गंध एल्कोहल को, वो होता है किण्वन। उसे किण्वन बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है कि किण्वन किसे बोलते हैं, या चीनी गंध एल्कोहल को चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण जो बनता है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं किण्वन। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है। ये तो हमारे डेली लाइफ का उपयोग था। उसके बाद हम लोग पढ़े वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग। अब उसका औषधि के रूप में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब बात आती है औषधि उपयोग की। तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो गौर किए होंगे कि डॉक्टर हम लोग पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। कभी कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, या कोई प्रतिजैविक गोली देते हैं, कोई एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे बुखार होता है तो कोई एंटीबायोटिक देंगे। तो एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल जो होता है वो तो इन औषधियों का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। यानी बीमारी पैदा करने के सूक्ष्म जीवों को, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और हमें स्वस्थ कर देता है। जिससे हमें इस प्रकार की औषधि को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक, इसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक में आप लोग पूछिएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलिन तो सब लोग सुना है। जैसे अभी आजकल चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, किसी को फीवर हुआ तो क्या दे देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, या पैरासीटामोल खिला दीजिए, या क्रोसिन खिला दीजिए। तो एजिथ्रोमाइसिन ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है, जो हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु हमें बीमार करते हैं उसे वो नष्ट करता है। अब आजकल कुछ कवक से बनने लगे हैं प्रतिजैविक औषधि, उन लोग का नाम क्या है, इसको आप लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन। अभी मैंने बताया ना एरिथ्रोमाइसिन, तो एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग करने वाली प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पन्न किया जाता है। एंटीबायोटिक किससे किया जाता है, कवक और जीवाणु से। ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक जो है वो कैसे उपयोग किया जाता है या बनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, कवक और जीवाणु से। कुछ नाम था, इस नाम को मैं स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ लिख पाना बोर्ड पे संभव नहीं है। आप लोग मुझे टीचमेंट पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहां क्लास के लिंक में सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। तो किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन किसके द्वारा, प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है और अनेक चिकित्सा में इसे लाया जाता है। अब एक यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग किए थे,
तो क्या उन्होंने प्रयोग किया था कि अचानक उन्होंने एक संवर्धक तस्तरी पर हरे रंग का फफूंदी के छोटे बीजाणु देखे और उन्होंने पाया कि फफूंदी के जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो यह तथ्य वो पाए कि जीवाणु फफूंद द्वारा मारा गया और इसी प्रकार फफूंद से यानी फंगस से उन्होंने क्या बनाया, पेनिसिलिन बनाई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन किसने बनाई। पेनिसिलिन किसने बनाई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब कब बनाई थी, तो 1929 में। ठीक है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, बनाई। अब बात आती है वैक्सीन की। अभी जैसे कोविड का वैक्सीन चल रहा है, उसी तरह वैक्सीन क्या है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। वो हमें, जैसे अभी हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन लिए ना, ये हम लोग किससे लिए, कोविड से बचाव के लिए लिए, ताकि कोविड का वायरस हमारे शरीर के अंदर से नष्ट हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सके। तो उस समय भी वैक्सीन आया था जब बहुत बढ़ गया था, कौन सा, हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी। तो टीके की खोज हुई, वैक्सीन यानी टीके की खोज हुई। उस समय एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चेचक उस समय बहुत फैला हुआ था, खास करके बच्चों, आपके बचपन के जीवन में चेचक का वैक्सीन भी लगा होगा, ये आप लोग देखे होंगे, या माता पिता की मदद ले सकते हैं सूची बनाने में कि उस समय चेचक कब आया था, क्या हुआ था। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है, आइए इस पे हम लोग देखते हैं। तो कुछ जीवाणु नीले और हरे रंग के शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है। जैसे आप लोग को याद है, जब हम लोग फूड का कोई पैकेट खाते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो होता है, उसको उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर के उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाए। उसी तरह से नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उसे हम लोग जनरली भाषा में क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो एक खेतों में, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो खेतों में आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन शैवाल, जैसे वो नाइट्रोजन स्थिरांक है, एक हरे और नीले रंग का शैवाल होता है। उसी तरह से बगीचों में भी हम लोग फल, अपने किचन गार्डन में या गार्डन में एक गड्ढा बना देते हैं, उसमें सारा चीज, फल का, सब्जी का जो भी छिलका है उसके अंदर डाल के उसे ढक देते हैं। किस लिए, कि वो खाद बन जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखे। तो ये हम लोग का था। इसमें दो क्रियाकलाप है, इसको आप लोग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको करवा दूंगी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारे क्या थे, मित्रवत जीव थे, जो हमें लाभ पहुंचाते थे, हानि नहीं पहुंचाते थे।
अब बात आती है कि हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मित्र पढ़ लिए, थोड़ा दुश्मन को भी पढ़ लिया जाए। तब तक जब तक हम आगे का टॉपिक बता रहे हैं, जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा सके। करना तो कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन सा है इसको हम लोग देखेंगे। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं, या रोगाणु या रोग जनक कहते हैं। अब रोग उत्पन्न करने वाले जीव कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कपड़े, भोजन और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं, यानी उसे खराब करते हैं। अब मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव होंगे? तो सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग जो है वो मनुष्य को संक्रमित कर देता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। तो उसमें क्या क्या आएगा? वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा। इसे संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। संपर्क में आने से जो रोग होता है वो संचरणीय रोग होता है। यह किस किस द्वारा? वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम होते हैं ना, तो कहते हैं हम लोग कि एक दूसरे के, जैसे हमको सर्दी जुकाम हुआ है तो सामने घर वालों के सामने मुंह पे रुमाल रख के बैठे या सामने नहीं जाए, अपने को आइसोलेट कर ले, ताकि हमारे छींकने से, खांसने से उसको इन्फेक्शन नहीं लगे, उसको नहीं हो। तो ये संचरणीय रोग होता है, यानी संपर्क में आने से होता है। सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, हैजा, ये सब। जब जुकाम से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस समय जब छींकता है तो उसके सूक्ष्म छोटे छोटे जो बूंदों से विषाणु बहुत सारे निकलते हैं, हजारों रोगकारक विषाणु निकलते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए हमको जुकाम हुआ है और यहाँ से, अब आप लोग कहिए कि मैम ऑनलाइन सीखेंगी तो हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम घर में बैठे हैं और हमको जुकाम हुआ है, हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, हम छींक रहे हैं, तो ना हमको दिखाई दे रहा है ना सामने वाले को दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे छींक के द्वारा जो छोटे छोटे बूंदे निकले उसमें हजारों विषाणु होते हैं जो हम दूसरे के अंदर अगर उसको सर्दी जुकाम होना निश्चित है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम लोग को ऐसा हो, वायरस श्वास के साथ जो होते, इसलिए वो लिखा गया ना कि वायु के संपर्क में आने से। चाहे किसी को अगर टाइफाइड हुआ है और उसका जूठा पानी पी लीजिए, उससे भी हो जाएगा आपको। तो जल के संपर्क में आने से हो जाएगा, या उसका खाना खा लीजिए तो भोजन के संपर्क में आने से हो जाएगा। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो रोगकारक वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी। आप लोग मक्खी को देखे हैं ना, घर में उड़ती रहती है। और मान लीजिए वो मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है हम लोग को पता है? नहीं पता। अब बाहर कोई रोड पे खा रहा है खाना, कल्पना कीजिए, और साइड में कोई अपशिष्ट पदार्थ है, मक्खी वहां बैठी, फिर जाके अगर कोई खाना, मान लीजिए समोसा खा रहा है, समोसे का ठेला लगा है, उस समोसे पे बैठ गई, वो जहां बैठी थी उसके पहले मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ नहीं हो, गाय का गोबर ही है, या कोई जानवर मर गया है, या कोई थूक दिया है उसको कोरोना में, और वो वहां मक्खी बैठी और वो जाके फिर बैठ गई समोसे पे, वो समोसा आपने खा लिया। अब उससे जो बीमारी आएगी वो क्या होगा? वो तो आपके अंदर चिपक गई, उससे तो आप बीमार हो गए, उससे बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाएं, जो भी खाना है ढका हुआ खाना यूज करें या साफ सुथरा जगह खाएं। तो
ये जो रोगाणु को ले जाने का काम, पहुंचाने का जो काम करती है, उसमें मुख्य भूमिका रोल निभाती है मक्खी। इसको आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, और इससे बचाव बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ घूमती है। अब हमारे घर में मान लीजिए कहीं कचड़े का डिब्बा रखा हुआ है, बाई चांस उसका ढक्कन खुल गया है और उसमें बहुत दिनों से कचड़ा सड़ रहा है, उसमें बैठी और हम खा रहे हैं, हमारे डाइनिंग टेबल पे आके हमारे थाली में बैठे, आप तो सोचेंगे कि अरे वाह, हम तो आरओ के पानी से खाना बनाए और पता नहीं घर का खाना खा के हम क्यों बीमार हो गए। लेकिन ये गौर नहीं किया कि हमारा जो डस्टबिन है वो बहुत दिनों से कचरा है, उसमें जो मक्खी बैठी थी वो आके हमारे खाने पे बैठी थी, तो उससे भी हमारे घर में बीमारी आता है। वो हमारे भोजन को प्रदूषित करती है और भोजन पे पड़ने के चलते वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी खाना बनाए तो साफ सुथरा बना के ढक के रखें, किचन को क्लीन रखें, या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो रोड पर खाना नहीं खाए, ढका हुआ जो बंद डब्बे में है, शीशे के अंदर बंद है, वहां खाए, या किसी बंद रेस्टोरेंट में खाए। अब ऐसा नहीं कि रोड किनारे छान रहा है, पता चल रहा है कि कोई वहां कर्म किया हो, उस पे से मक्खी आके बैठ जाए समोसे पे, जल्दी से समोसा खा लिया, अरे वाह वो तो समोसा इतना टेस्टी था कि मत पूछो। तो उसी से वही बीमारी का जड़ होता है और उसी से बीमारी आती है, तो इससे हम लोग को बचना है। उसके बाद है मच्छर। अब मादा एनोफिलिस जो है वो मच्छर का एक अन्य प्रकार है, जो मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। वो क्या करता है, मलेरिया बीमारी फैलाता है। कुछ दिन पहले डेंगू का भी वायरस आया था जिसपे नियंत्रण कर लिया गया। वैसे धीरे धीरे कोरोना पे भी नियंत्रण हो जाएगा, अभी तो चौथी लहर आ रही है, देखिए क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये जो परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह बीमारी बांटने का काम करते हैं। मान लीजिए हमको मलेरिया हुआ है, हमको जो मच्छर काटा वो जाके हमारे घर में हमारे घर वालों को काट दिया, उनको भी हो गया। तो इस तरह से मच्छर से भी बचाव करना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं तो पता है हमें, इसलिए हमें कहीं पानी रुकने नहीं देना चाहिए। और साफ पानी में डेंगू के मच्छर निकलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। कहीं भी पानी स्टोर करके नहीं रखना है। अब आप लोग कहिएगा कि मैम बोल रही है पानी स्टोर करके नहीं रखना है, तो हम घर का टंकी ही नहीं फुल करेंगे। उस टंकी की बात मैं नहीं कर रही, माने जैसे बाल्टी में या मग में या कहीं हम लोग पानी नहा के बाथरूम में छोड़ देते हैं, कई दिनों तक छोड़ दिए तो उसमें वो पनप जाते हैं। हमारे आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि मच्छर पैदा नहीं हो और मलेरिया से रोका जा सके। तो अब कुछ बीमारी का नाम है, उस जीवाणु का नाम है, इसको हम लोग, मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी, क्योंकि लिखने का यहाँ तो टाइम है नहीं कि लिख सके हम। हाँ लिख सकते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो थोड़ा ब्रीफ में लिख सकते हैं। मानव रोग, इधर आपका आ जाएगा ठीक है। अब है तो बहुत सारा, इससे बचाव का तरीका भी है, तो मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल में दे दूंगी, ऐसे जनरली थोड़ा सा लिख देती हूँ। क्षय रोग किससे होता है, तो जीवाणु से। खसरा जिसको मेजल्स कहते हैं, ये वायरस से। हैजा जीवाणु से, ये यहाँ भी हैजा लिख देते हैं, ये भी जीवाणु से ही होता है। उसके अलावा पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है। उसके अलावा मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, मच्छर से। तो उसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए,
चैप्टर में मैंने पढ़ा ही दिया है। मच्छरदानी लगाना चाहिए, आसपास की जगह को सुरक्षित रखना चाहिए, कहीं गंदे पानी या साफ पानी को इकट्ठा नहीं रखने देना चाहिए। एक और नाम आता है, इसको आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं सोच रही हूँ कि बता ही दूं। पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोट हो गया हो तो मैं बता देती हूँ कि एक और कौन सा इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोग को बताना भूल गई हूँ। एक रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच। ये एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए मैं सोची कि बता दूं। ये 1876 में 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज किए थे, जो एंथ्रेस रोग का कारक था। किसका? एंथ्रेस रोग का कारक था और किए थे एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज। ये जीवाणु जो था मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग था, जो गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस होता था। जिसको लोग कहते थे ना कि गाय के मुंह में रोग हो गया है या उसके खुर में पैर में रोग हो गया है, तो ये एक भयानक रोग था। तो उस समय रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु का खोज किया। अब एक बात आती है फूड पॉइजनिंग की। आजकल जनरली चल रहा है, ये मौसम भी है, ये इम्पोर्टेंट है, फूड पॉइजनिंग। इसको खाद्य विषाक्तन कहते हैं। शुद्ध हिंदी पढ़ना है तो मेरे चैनल से आप लोग पढ़। खाद्य विषाक्तन। अब मान लीजिए किसी पार्टी में हम लोग गए, वहां अनेक प्रकार का व्यंजन खाए, दही बड़ा भी खा लिए, गुपचुप भी खा लिए, चाउमीन चाट जितना बना है सब कुछ खा लिए। पार्टी में गए हैं, फ्री का मिल रहा है तो खा लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, पार्टी में गए, अरे भाई अभी तो घर में इतना तो कुछ अभी बना नहीं है, जो बना है यहाँ खा लो। और घर पर आने के बाद उन्हें वमन हुई। वमन, वमन समझ रहे हैं आप लोग? उल्टी हुई, उल्टी होने लगी, उनको अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल जब गए तो डॉक्टर बोला कि इनको खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग हो गया। अब भोजन भी कैसे बनता है इसके बारे में देखिए कितना। लोग कहता है भोजन जीने के लिए जरूरी है, लोग कहता है ना भोजन वस्त्र आवास पानी ये सारा कुछ जीने के लिए जरूरी है। लेकिन अब भोजन भी कभी कभी हमारे लिए विष बन जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करें? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब संदूषित भोजन क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज हमें सूट नहीं करता है, मान लीजिए कि दही के साथ हम लोग ऐसा चीज खा ले जो दही के साथ नहीं खाना, मैंने सारा कुछ खिचड़ी जो कहा जाए ना, एक तरह से खिचड़ी तो अच्छी चीज है, लेकिन जो चीज हमें सूट नहीं कर रहा है उसको भी खा लिया, जो सूट कर रहा है उसको भी खा लिया, उसमें क्या खराब है? नहीं है। मान लीजिए किसी किसी को रिफाइंड नहीं पचता है, वो रिफाइंड का खा के आ गया तो रिफाइंड का खाएगा तो उसको वॉमिटिंग होगा। कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतना सीरियस रूप ले लेता है कि आदमी की उससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए खान पान भी शुद्ध, स्वच्छ और सादा खाना चाहिए। ज्यादा ऑयली भी खा लिया, मान लीजिए हम पहले से नहीं खा रहे हैं, घर जाके खूब ढेर सारा ऑयली, अरे भाई फ्री का है खा लो,
तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा पहले से बॉडी जो है, पेट जो है, वो तो उसको सपोर्ट कर नहीं रहा है, और अचानक से गया वो जाके अंदर हलचल पैदा कर दिया, जिसके चलते वोमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, ये सारा कुछ फूड पॉइजनिंग के लक्षण। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब खाद्य परिरक्षण में क्या क्या है? संदूषित भोजन नहीं करना चाहिए, उसका रासायनिक उपाय करना चाहिए खाद्य परिरक्षण का, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा, ये सारा कुछ उसका परिरक्षण का उपाय है कि कैसे हम लोग बचा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, अब जैसे साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है मांस मछली को परिरक्षित करने के लिए, जीवाणु से बचाने के लिए, या अचार हम लोग बनाते हैं तो अचार में साधारण नमक डालते हैं, तेल सिरके का प्रयोग भी अचार में खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो एक नाइट्रोजन का चक्र है जो हमारे वायुमंडल, ये भी पूछ सकता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना परसेंट है, तो 78%। ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक नाइट्रोजन चक्र है, उसको मैं आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि लंबा चौड़ा है बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। तो ये था आज का हम लोग का चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर करके आप लोग स्टडी मटेरियल वाले पेज में या असाइनमेंट वाले में अपलोड कर दीजिएगा। और एक बार अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे इसको ब्रीफ देख लेते हैं। एक तो हम लोग सीखे कि सूक्ष्म जीव बड़े छोटे छोटे होते हैं और बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। दूसरा, यह बर्फीले मौसम में या मरुस्थल में हर प्रकार से पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, जंतु सब जगह पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं और विषाणु इनमें से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद विषाणु पर्णपोषी होते हैं, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल की वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होता है। कुछ जैविक कचरे मृत पौधे या मृत जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो है अतिसार और मलेरिया जैसा रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, ये सब कुछ। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे लेग्यूम पौधों की जड़ों, ग्रंथियों में पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी में की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। उसके बाद मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीले और हरे रंग के शैवाल होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में निषेचन होता है। तो ये था आज का हम लोग का चैप्टर। मैच द फॉलोइंग, अभी आपको बता रहे थे ना कि मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि एक तरफ जीवाणु का नाम दे देगा, एक तरफ बीमारी का नाम दे देगा, मैच कर लेना होगा। तो सीटेट में जनरली मैच द फॉलोइंग 2 और 3 तो रहता ही है, और उसके अलावा अगर आप लोग नॉर्मली 6 to 12 सेशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल एग्जाम में भी मैच द फॉलोइंग आता है। तो छोटे छोटे बातों को अगर हम लोग पॉइंट वाइज नोट करते चले और रिपीट करते चले तो हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम में। आज देखते हैं जैसा होगा, मैं आप लोग को नोटिफिकेशन डाल दूंगी और हम लोग शाम में फिर दूसरे सब्जेक्ट को करते हैं। तब तक के लिए बाय, और जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।